ओके स्टूडेंट, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है और वेदर के एलिमेंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ वेदर, यानी वेदर के चेंज होने में सन का क्या रोल है। वैसे तो बच्चों पूरा रोल ही सन का है, लेकिन देखते हैं कि क्या रोल है। आज का टॉपिक समझ आया। आज के टॉपिक में हम पढ़ना चाहते हैं कि वेदर जो चेंज हो रहा है उसमें सन का क्या इफेक्ट है, ये आज का हमारा टॉपिक है। यानी आज हम पढ़ना चाहते हैं कि सन का क्या इफेक्ट है वेदर के चेंज होने में। राइट, टॉपिक का मतलब समझ आना चाहिए। करेक्ट, समझ आया एकदम अच्छे से। अब आप इसको स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये बात सभी बच्चों को पता है कि सन प्रेजेंट एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, सन प्रेजेंट एट वेरी लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, यानी अर्थ से सन बहुत ज्यादा दूरी पर है। ये बात तो हम मानते हैं। यानी आपने यूनिवर्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि सन की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज्यादा है। करेक्ट, क्लियर। दूसरी बात, सन क्या चीज है बेटा कि ह्यूज हॉट गैसियस स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी सन क्या है बेटा, एक ऐसी स्फीयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत गर्म गैसेस या हॉट स्ट्रक्चर है, ये बहुत ज्यादा। करेक्ट, यानी सन एक बहुत बड़ी ह्यूज मतलब बहुत बड़ी है ना, स्फीयर लाइक हॉट स्ट्रक्चर है। समझ रहे, बहुत गर्म स्ट्रक्चर है ये। समझ आ गया। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसकी हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इवन कहते हैं ना कि सन के तो पास ही जाना इम्पॉसिबल टास्क है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ बेटा? दो बातें बच्चों मैंने बहुत बेसिक बताई आपको। पहली बात, अर्थ से सन की दूरी बहुत ज़्यादा है, सही बात है। दूसरी बात कि सन कैसा है, एक स्फीयर लाइक गोला है। स्फीयर मतलब गोला है, हॉट गरम गोला है। समझ आया एकदम अच्छे से? दो बातें। राइट। तीसरी बात है, सन रिलीजेस लाइट एंड हीट एनर्जी इन रेडिएशन फॉर्म। इसको समझिए कि जो सन है वो क्या करता है बेटा, सन जो होता है इससे रेडिएशंस निकलती है, किरणें निकलती है, विकिरण निकलती है। समझ आया बेटा? सन से क्या निकलती है? रेडिएशंस निकलती है। समझ आ गया? ये रेडिएशंस जो हमारी अर्थ पर आती हैं और कुछ अर्थ तक नहीं आ पाती है, बीच में रोक ली जाती है। लेकिन जो सन से ये जो रेडिएशन आ रही है, इन रेडिएशन, ये अलग अलग टाइप की रेडिएशन है, इनकी हीट अलग अलग है, इनकी एनर्जी अलग अलग है। समझ आ गया एकदम अच्छे से? तो सन क्या रिलीज करता है? सन रिलीज करता है लाइट एंड हीट एनर्जी। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। सन से जो लाइट आ रही है ना, वो भी रेडिएशन है। सन से जो हीटनेस आ रही है, जो उसकी विकिरणों में जो हमें गर्मी नजर आ रही है, वो भी रेडिएशन की फॉर्म में है। यानी सन क्या रिलीज करता है? लाइट और हीट रिलीज करता है। किसकी फॉर्म में? रेडिएशन की फॉर्म में। और ये जो रेडिएशन होती है वो एक टाइप की नहीं होती है, ये अलग अलग टाइप की होती है। अब बच्चों हायर क्लासेस में हम पढ़ाते हैं तो वहाँ आपको पूरा डिटेल बताइए। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन, और इन सभी रेडिएशन का लाइट का पावर अलग अलग है, हीटिंग एनर्जी पावर अलग अलग है। राइट, समझ आए? तो सन रिलीजेस लाइट एंड हीट एनर्जी इन रेडिएशन फॉर्म। राइट, अर्थ, ओशियन, सी, ये क्या करते हैं? इन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। राइट, और जितनी कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी अमाउंट वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब ये कितनी एब्जॉर्ब करेंगे, कितनी रिफ्लेक्ट करेंगे, इसी के बेस पर बेटा वेदर चेंज होगा। यानी वेदर चेंज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बस यही चीज है हमारी। वेदर का जो चेंज है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि अर्थ, ओशियन और सी कितनी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी पर वेदर चेंज डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ आया? अगर नहीं आया तो अब मैं इसे डायग्राम से समझाता हूं, लेकिन अब तक इतनी बातें समझ लीजिए। सन का
वेदर के चेंज में क्या रोल है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए तो आपको पहले 2-3 बातें लिखनी है। क्या लिखनी है कि सन अर्थ से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, सन एक स्फीयर लाइक हॉट स्ट्रक्चर है, सन से लाइट और हीट निकलती है रेडिएशन के रूप में जो हमारे पास आती है ना, और कुछ नहीं आ पाती है। ये जो रेडिएशन आती है इनकी लाइट एनर्जी और इनकी हीट एनर्जी अलग अलग होती है। क्या सन एक तरह की रेडिएशन रिलीज करता है? नहीं, सन अलग अलग तरह की रेडिएशन रिलीज करता है, अलग अलग तरह की रेडिएशन रिलीज करता है। अब अर्थ, ओशियन या सी ये क्या करते हैं? सन की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और वापस रिफ्लेक्ट कर देते हैं। अब वो जितना एब्जॉर्ब करेंगे, जितना रिफ्लेक्ट करेंगे, उसी के आधार पर वेदर चेंज होगा। ठीक है, अभी भी अगर नहीं समझ आया तो मैं इसे समझा देता हूं, देखो और अच्छे से। थोड़ा और बढ़िया तरीके से मैं इसे समझाता हूं। देखो ये अर्थ है, राइट। अब जो अर्थ है और ये सन है, ठीक है बेटा, क्या होगा कि सन से रेडिएशन एनर्जी आएगी इस तरह से अर्थ पर आएगी, ठीक है। ये सन से क्या आ रही है? रेडिएशन आ रही है, ठीक है बेटा। सन से रेडिएशन कहां आ रही है? अर्थ पर। लेकिन बीच में कौन है? एटमॉस्फेयर है। ये बीच का एटमॉस्फेयर है सर, ये एटमॉस्फेयर है, राइट। तो इनको एटमॉस्फेयर को क्रॉस करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए रेडिएशंस अर्थ पर पहुंच रही है, करेक्ट। अब अर्थ क्या करती है बेटा? अर्थ पर जब भी कोई रेडिएशन आती है, अर्थ उसका कुछ एनर्जी अपने पास रख लेता है। यानी अर्थ ने क्या किया? रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया एंड इसको रिफ्लेक्ट भी कर देती है। क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट। देखो कैसे, अब ये कुछ एनर्जी अपने पास रखती है और कुछ एनर्जी की रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, इस तरह से। समझ आ गया? अब देखो, अगर ये अर्थ जितनी ज्यादा एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट करेगी, मैं लिख देता हूं, अगर हाई रिफ्लेक्शन रेट है, रिफ्लेक्शन रेट ज्यादा है, तो रिफ्लेक्शन ज्यादा किया है, रिफ्लेक्शन क्या किया है? ज्यादा, ये रिफ्लेक्टेड रेज है, राइट। तो अगर ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी रेज वापस कम बैक हो रही है, वापस जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्ब अमाउंट कम है। अगर रिफ्लेक्शन रेट ज्यादा है, इसका मतलब लेस एब्जॉर्प्शन हुआ है। तो इसका मतलब यहां पर टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा या टेम्परेचर कम भी रह सकता है, करेक्ट। नीचे एरो का मतलब कम। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि लेस रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है? लेस रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, किसका? एनर्जी का। तो अब एनर्जी अगर हमने ज्यादा एब्जॉर्ब की है तो वो जो रेडिएशन उनमें क्या है? हीटनेस है। तो फिर इसका मतलब कि जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। अब आप बताइए कि कम टेम्परेचर होना, नॉर्मल टेम्परेचर होना, ज्यादा टेम्परेचर होना, ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये अर्थ के द्वारा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने और रिफ्लेक्शन होने पर डिपेंड करता है, करेक्ट। समझ आ रही है आपको ये बात? चलिए मान लेता हूं कि समझ आ गया है। ध्यान से फिर से सुन लो बेटा कि अगर रिफ्लेक्शन एनर्जी ज्यादा है तो एब्जॉर्ब एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। और एब्जॉर्ब एनर्जी कम है तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। लेकिन अगर रिफ्लेक्शन अगर कम हो रहा है, इसका मतलब एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। और एब्जॉर्प्शन जितना ज्यादा होगा टेम्परेचर उतना ही क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात समझ आई आपको? ठीक है, पक्का पक्का। अगर मान लो आपको नहीं समझ आई है
तो मैं आज आपको एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए एक और अच्छे से एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ। आप सभी ने सुना होगा कि ग्लोबल वार्मिंग का, सभी बच्चों ने सुना होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग आजकल हो रही है। आजकल बहुत ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया है और ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? पोल्यूशन ग्लोबल वार्मिंग का बहुत बड़ा कारण है, राइट। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। तो मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको, देखो इस एक एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए ये एग्जाम्पल में ग्लोबल वार्मिंग का लेगा, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देखिए कैसे कि आजकल क्या हो गया, पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या ज्यादा हो रहा है? पोल्यूशन। तो जो एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ऐसे पॉल्यूटेड गैसेस बन गई है, यानी ये पॉल्यूटेड गैस की लेयर बन गई, पॉल्यूटेड गैसेस की लेयर बन गई है। यहां मोटी परत बन गई है किसकी? पॉल्यूटेड गैसेस की। किसमें बन गई है? एटमॉस्फेयर, करेक्ट, पॉल्यूशन की वजह से। अब ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है। और अर्थ के ऊपर यहां पर पॉल्यूटेड गैसेस की क्या बन गई है? लेयर बन गई है, राइट, ज्यादा पॉल्यूशन होने की वजह से। अब ये देखो यहां पर ये सन है, सन से रेडिएशन आ रही है, लेकिन जो सन से रेडिएशन आ रही है उनमें एनर्जी क्या है? ज्यादा है। इन रेडिएशंस में एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो वो तो इस परत को क्रॉस कर पाएगी, यानी ये तो इस परत को क्रॉस कर लेगी। क्यों कर लेगी? क्योंकि इन रेडिएशंस में एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाई एनर्जी है इसमें, तो ये तो इस परत को क्रॉस कर लेगी, करेक्ट। और ये परत को क्रॉस करके कहां आ गई? अर्थ पर आ गई। समझ आ गया? अब अर्थ ने क्या किया? इनको एब्जॉर्ब कर लिया, और जो वापस यहां से अर्थ रिलीज करेगी रेडिएशंस, इनमें एनर्जी क्या है? कम है। अब एनर्जी कम क्यों है? क्योंकि इसकी जो एनर्जी थी उसका कुछ पार्ट तो किसने ले लिया? अर्थ ने ले लिया, अर्थ ने ले लिया ना। और जो बाहर निकली है इनमें एनर्जी क्या है? कम है। तो ये जो रेडिएशन है वो इस लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी, डू नॉट क्रॉस, सॉरी कैन नॉट क्रॉस, ये इस परत को क्रॉस नहीं कर पाएगी। तो फिर देखो जो रेडिएशन आई वो भी यही, और जो जा रही है वो भी अर्थ के आसपास ही रहेगी। तो फिर इस एरिया का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। समझ आए? अब ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है। एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और रिफ्लेक्शन बहुत कम हो रहा है, इसी वजह से देखो ये टेम्परेचर ज्यादा हो गया। बात क्लियर हो गई एकदम अच्छे से? कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि सी ओशियन या अर्थ जितनी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी और अगर रिफ्लेक्शन कम करेगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन कम करेगी और रिफ्लेक्शन ज्यादा करेगी तो फिर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, राइट। तो मतलब बेटा सन का एक बहुत बड़ा रोल होता है वेदर को चेंज करने में। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से? मैंने मेरी तरफ से बेटा अच्छे से समझाया है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, करेक्ट। अब देखो बेटा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं। अब अपन आज एक और टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ सन इन चेंजिंग ऑफ क्लाइमेट। सन का इफेक्ट क्लाइमेट के चेंज होने में क्या? पहले हमने किसके चेंज में पढ़ा था? वेदर के चेंज में सन का रोल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सन का रोल क्लाइमेट के चेंज में क्या होता है, ठीक है। तो देखो मैं अब ये पढ़ा रहा हूं आपको, पहले टॉपिक समझो। मैं कह रहा हूं सन का इफेक्ट किसके चेंज में? क्लाइमेट के चेंज में। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सन क्लाइमेट के चेंज में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। पहले हमने किसके चेंज में पढ़ा था? वेदर के। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट के चेंज में, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से समझोगे? ओके।
देखो बच्चों, इसको है ना डायग्राम से, पूरा मैं डायग्राम से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। थ्योरी तो आप अपनी बुक से भी देख सकते हो, और अगर फिर भी आपको दिक्कत हो तो मैं आपको नोट्स दे दूंगा, ठीक है, डायग्राम से। ठीक है, ये देखो बेटा, ये मैंने अर्थ की स्ट्रक्चर डिजाइन की है ना, डायग्राम का हंसीएगा मत ना, ये अर्थ, ठीक है, बस डायग्राम की फीलिंग लीजिए आप, राइट। तो अर्थ के दो पोल हो जाएंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ये दो पोल हो जाएंगे, ये पोलर रीजन होगा। अर्थ के दो पोल पढ़े ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, राइट। मैग्नेट में पढ़ा होगा 6th क्लास में आपने, ठीक है। अब देखो, अर्थ के में ये 0 डिग्री पर, अर्थ के बीचों बीच, अर्थ के बीचों बीच 0 डिग्री पर एक जो लाइन होती है उसको कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर। डायग्राम अच्छे से समझना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। तो 0 डिग्री वाली ये लाइन है इक्वेटर। फिर ये लगभग 23 एंड 1/2 डिग्री पर ये फिर एक और लाइन जाती है इधर। एसएसटी में पढ़ा होगा आपने, हिंदी में बताना, करक रेखा, मकर रेखा, ऐसा पढ़ा होगा आपने, है ना। ठीक है, तो ये 23 एंड 1/2 डिग्री और 0 डिग्री वाली क्या है? इक्वेटर। खैर आप सीधा ये याद रखो, 0 डिग्री इक्वेटर होता है, राइट। अब एक पोल इधर की तरफ है और एक पोल इधर की तरफ है, राइट। यानी एक पोल इक्वेटर से इधर की तरफ है और एक पोल इक्वेटर से इधर की तरफ है, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड होते हैं बेटा, सुनो, इक्वेटर से ऊपर जाओगे, इक्वेटर से इधर नीचे आओ, ये लैटिट्यूड है, इन्हें लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड, ठीक है, ये भी लैटिट्यूड। तो ये क्या होगा? ये लोअर लैटिट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? हायर। इसी तरह यहां ये भी क्या हो गया? लोअर लैटिट्यूड, और ये क्या हो गया? हायर लैटिट्यूड। यानी लोअर लैटिट्यूड इक्वेटर के पास, और पोलर रीजन, ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन, तो यहां पर ये भी पोलर रीजन है। तो जो पोलर रीजन होते हैं वहां हायर लैटिट्यूड होते हैं, और जो ये जो आपका है पोलर रीजन, यहां पर हायर लैटिट्यूड है, और इक्वेटर के पास लोअर लैटिट्यूड है। बात समझ आ गई? धीरे धीरे समझ आएगा, ये डायग्राम समझ आ गया। फिर देखो इसके ऊपर और हम ये रीजन ऐसे बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला रीजन क्या हो गया? इक्वेटर, इक्वेटर हो गया, इक्वेटर 0 डिग्री पर। इक्वेटर के 23 एंड 1/2 ऊपर की तरफ जाओगे तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। कौन सा रीजन? ट्रॉपिकल। और इधर भी 23 एंड 1/2 पर कौन सा रीजन हो गया? ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन होता है, ठीक है। यानी इक्वेटर के ठीक ऊपर वाला रीजन क्या होता है? ट्रॉपिकल रीजन होता है, राइट। अब इसके ट्रॉपिकल के ऊपर वाला रीजन होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। यानी इधर भी क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल, राइट। सब ट्रॉपिकल के ऊपर वाला हो जाता है टेम्परेट रीजन, टेम्परेट, यानी ये भी क्या हो गया? टेम्परेट, ठीक है। और फिर ये पोलर एरिया आ गया, ठीक है। ये टेम्परेट, टेम्परेट और फिर ये पोलर। सुना होगा आपने आर्कटिक और अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक, ये पोलर रीजन, राइट। तो देखो, अब मैं चाहता हूं भाई, ज्यादा आपकी क्या अभी छोटी क्लास है तो मैं इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाना चाहता, मैं थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूं। 0 डिग्री वाला क्या हो गया? इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर क्या है? ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, फिर टेम्परेट और फिर पोलर, राइट। इसी तरह देखो, इक्वेटर के बाद ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर, राइट। अब ध्यान रखो, इक्वेटर वाला लोअर लैटिट्यूड है, पोलर वाला हायर लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड, सॉरी, क्लियर हुआ? इनको लैटिट्यूड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। पक्का पक्का? अब इधर बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डायग्राम को बहुत ही अच्छे से देखो आप, है ना। ये सन है,
ठीक है, ये देखो सुंदर सा सन बना देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब देखो बेटा कि सन की ये डायरेक्ट रेडिएशन कहां पर आएगी। ये देखो सन की एकदम सीधी रेडिएशन, देखो एकदम सीधी रेडिएशन कहां आ रही है, इक्वेटर पर आ रही है। समझ आ गया? यानी सन की सबसे ज्यादा रेडिएशन कहां आएगी, इक्वेटर पर आएगी। मानते हो ये बात? यानी आप ये सीखिए कि सन की ज्यादा रेडिएशन कहां आएगी या डायरेक्ट कहां आएगी, इक्वेटर पर आएगी। ये बात तो मान लो, सन की डायरेक्ट रेडिएशन कहां आएगी, इक्वेटर पर आएगी। पक्का पक्का मानना पड़ेगा ये बात, है ना। तो जब सन की डायरेक्ट रेडिएशन इक्वेटर पर आ रही है और सन की रेडिएशन में क्या है, हीट है, ज्यादा एनर्जी है, तो फिर क्या हुआ कि जो इक्वेटर है यहां पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा। लाइट क्या हो जाएगी, ज्यादा। ऊपर निशान का मतलब ज्यादा हो जाएगी। रेनफॉल भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। सुन रहे हो ये बात? ठीक है, ये चीज समझ आ गई एकदम अच्छे से। ये कहां हो गया, इक्वेटर पर हो गई ये चीज। करेक्ट? बोलो ना, पक्का पक्का बोलो, समझ आएगा क्या? ठीक है, तो ये लोअर लैटिट्यूड पर टेम्परेचर ज्यादा, लाइट भी ज्यादा, रेनफॉल भी ज्यादा, और इवन यहां डाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है। डाइवर्सिटी मतलब लिविंग्स भी बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों। जहां लाइट ज्यादा, जहां रेनफॉल ज्यादा, वहां प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, और भैया खाने को मिलेगा तो जीव जंतु भी होगी, मतलब डाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। पक्का पक्का समझ आ गई अच्छे से? ये बात कहां की है, इक्वेटर की है। ठीक बात? यानी अब आपको कोई पूछे कि लोअर लैटिट्यूड पर टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा, है ना। लाइट क्या होती है, ज्यादा। रेनफॉल ज्यादा, डाइवर्सिटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। क्लियर? ये सब ऐसे करना है। मेरा एक डायग्राम आपको बहुत सी चीजें बताएगा। प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊपर निशान का मतलब ज्यादा है ना, ये ध्यान रखना। अगर मैं ये एरो लगा रहा हूं ऊपर, इसका मतलब ज्यादा। ठीक है, करेक्ट? अब देखिए बच्चों कि अब इधर देखो जरा कि सन की रेडिएशन ट्रॉपिकल रीजन में थोड़ी तिरछी हो जाएगी, यहां और कम, यहां और कम, और यहां सबसे कम। देखो इस तरह से ये सन की रेडिएशन है, ये देखो, है ना। तो अब ये बताओ कि ट्रॉपिकल रीजन में क्या आई, सन की रेडिएशन थोड़ी एंगल पर आई, थोड़ी तिरछी आई, तो सन की रेडिएशन क्या आई, थोड़ी कम। किसकी तुलना में, इक्वेटर की तुलना में, है ना। यहाँ और कम, यहाँ और कम, और यहाँ पर और कम। यानी हायर एल्टीट्यूड पर क्या हो जाएगा, सन रेडिएशन क्या हो जाएगी, सन की रेडिएशन क्या हो रही है, कम हो रही है यहाँ पर, है ना। तो ये हायर एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। नीचे एरो का मतलब कम। रेनफॉल क्या हो जाएगा, कम, है ना, लेस हो जाएगा। लाइट भी क्या आ रही है, कम आ रही है ना। तो प्रोडक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और डाइवर्सिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ आई एकदम अच्छे से बात? तो अब देखो सन का इफेक्ट पड़ रहा है ना। देखो सन की ज्यादा एनर्जी कहां आई, इक्वेटर पर, तो यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। टेम्परेचर ज्यादा है तो लाइट भी ज्यादा है, लाइट टेम्परेचर दोनों ज्यादा है तो रेनफॉल भी ज्यादा होगी। समझ आ गया? और रेनफॉल अच्छी, लाइट अच्छी, तो भैया प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और डाइवर्सिटी भी अच्छी होगी। करेक्ट? तो बहुत अच्छे फॉरेस्ट जो मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, इक्वेटर में या ट्रॉपिकल में मिलते हैं। समझ आ गई बात? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं। लेकिन बहुत कम डाइवर्सिटी, बहुत कम फॉरेस्ट कहाँ मिलते हैं, और टेम्परेचर बहुत कम होता है कहाँ का, पोलर एरिया का, यानी हायर लैटिट्यूड का। बोलो क्लियर हो? क्योंकि यहाँ टेम्परेचर क्या है, कम है, रेनफॉल कम है, लाइट कम है। समझ आ गई एकदम अच्छे से? और प्रोडक्टिविटी और डाइवर्सिटी भी कम है। ये सब किसकी वजह से हुआ, सन की रेडिएशन की वजह से हुआ। यहाँ सन की रेडिएशन क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। इधर सन की रेडिएशन क्या जा रही है, कम जा रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। इधर देखो सन की रेडिएशन क्या आ रही है, कम आ रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ आ गई? ये देखो पूरा देखो क्लाइमेट,
ये क्लाइमेट बन गया ना, अलग अलग क्लाइमेट बन गया, ये क्लाइमेट के जोन बन गए हैं, है ना। तो ये क्लाइमेट के जो जोन है वो किस पर डिपेंड कर गए बताओ, सन के ऊपर डिपेंड कर गए। यानी सन की जैसे जैसे लाइट आती है उसी तरह अलग अलग तरह का वहां पर क्या बन गया, क्लाइमेट बन गया। और अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी होती है, अलग अलग तरह के लिविंग्स होते हैं, उनके एडेप्टेशन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्या सभी जोन में एक तरह के एडेप्टेशन हो सकते हैं? क्या सभी जोन में एक तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अलग अलग जोन में अलग अलग टाइप के लिविंग हैं, अलग अलग टाइप के जीव हैं, और वहाँ का उनका एडेप्टेशन भी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही क्या है, अलग है। बताओ समझ आया एकदम अच्छे से या नहीं? ये पूरा समझ आया? ये बात आपकी एल्टीट्यूड पर भी लागू होती है। एल्टीट्यूड क्या होती है? ऊंचाई। जैसे हिमालय की पहाड़ी है वो हाई एल्टीट्यूड है, और हमारा जो अर्थ है सी लेवल है, ये क्या है, लोअर एल्टीट्यूड है। यानी ये बात एल्टीट्यूड पर भी अप्लाई हो सकती है, ये लोअर एल्टीट्यूड, और ये बात हायर एल्टीट्यूड पर भी लागू होती है। एल्टीट्यूड, ठीक है ना। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, हिमालय की पहाड़ी की जो चोटी होती है वो हायर एल्टीट्यूड है, और जो सी लेवल है ये क्या है, लोअर एल्टीट्यूड है। तो जो लोअर एल्टीट्यूड पर क्या रहता है, इसी चीज को मैं ऐसे समझाता हूँ। सेम ये बात आपको ऐसे भी पढ़नी है। ये तो मैंने, ये डायग्राम तो मैंने किसका पढ़ा है, लैटिट्यूड का पढ़ा है ना। आपको एल्टीट्यूड का भी ध्यान रखना है कि अगर लोअर एल्टीट्यूड है और ये क्या हो सकता है, हायर एल्टीट्यूड, है ना। तो वही बात ध्यान रखनी है, हायर एल्टीट्यूड क्या होगा, ऊंचाई पर हो गया, ठीक है, और लोअर एल्टीट्यूड क्या होगा, नीचे हो गया, है ना। तो लोअर एल्टीट्यूड जो होगा यहां पर टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। सुन रहे हैं ना मेरी बात? लाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। हायर एल्टीट्यूड में क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, लाइट भी क्या होगी, कम होगी। सेम वही बात है, हायर एल्टीट्यूड पर कैसा वातावरण होगा, जैसा हायर लैटिट्यूड पर है। यानी इन दोनों का सेम वातावरण होगा, सेम क्लाइमेट होगा, और इनका और इनका सेम होगा। समझ आ गया? यानी कहने का मतलब लोअर लैटिट्यूड इज इक्वल टू लोअर एल्टीट्यूड। इसी तरह हायर लैटिट्यूड इज इक्वल टू हायर एल्टीट्यूड। मतलब समझ लेना, जैसा क्लाइमेट लोअर लैटिट्यूड का होगा वैसा ही लोअर एल्टीट्यूड का होगा, और जैसा हायर लैटिट्यूड का होगा वैसे ही हायर एल्टीट्यूड का होगा। समझ गए? एल्टीट्यूड ऊंचाई के बेस पे लिया जाता है, ठीक है ना। और जो ये लैटिट्यूड है, ये जो अर्थ से रेखाएं गुजरती हैं उनके बेस, जैसे इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन, 23 एंड 1/2 डिग्री की लाइन, वो उसके बेस पर डिसाइड होते हैं। लैटिट्यूड उसके बेस पर डिसाइड होते हैं, और एल्टीट्यूड हाइट के बेस पर डिसाइड होते हैं। बात क्लियर हो गई? तो ये पूरा समझ आया। तो सन का पूरा रोल है किसमें, क्लाइमेट को डिसाइड करने में, ठीक है। तो ये हमारा जो है आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि सन कैसे प्रभावित करता है क्लाइमेट को और वेदर, राइट। तो इस तरह अब हमारे पास क्लाइमेट के जोन बन गए हैं। क्लाइमेट के क्या बन गए, जोन, एरिया बन गए। कौन कौन से जोन बन गए, जैसे देखो हमारे पास बन गया ट्रॉपिकल जोन, है ना, और हमारे पास क्या बन गया, सब ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह हमारे पास टेम्परेट जोन बन जाता है ना, एल्पाइन जोन बनता है, ये भी एल्पाइन लो टेम्परेचर वाला है। इसी तरह हमारे पास एरिड जोन बनता है, एरिड जोन डेजर्ट वाला होता है। एल्पाइन जोन हाई एल्टीट्यूड पर होता है, जैसे हिमालय की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट, अलग अलग क्लाइमेट वाले जोन बन गए। इनका किसी का भी क्लाइमेट एक जैसा नहीं है, और इन पर डाइवर्सिटी भी एक जैसी नहीं है। इन सब पर क्लाइमेट अलग अलग है, और इन सब की डाइवर्सिटी अलग अलग है, राइट। तो अब हम समझेंगे कि कौन ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, कौन सब ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं, उनके क्या एडेप्टेशन है, वो पढ़ते ही हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, राइट। तो आज का आपको टॉपिक समझ आया, अच्छे से नोट कर लेना, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है।
क्लियर? तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।